अफ्रीका का उपनिवेशीकरण अर्थात अफ्रीका में उपनिवेशवाद का अंत और स्वतंत्र राज्यों का उदय होना। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अफ्रीका और एशिया के अधिकतर राष्ट्र एक एक कर स्वतंत्र होने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले एशिया और अफ्रीका के अधिकांश राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे राष्ट्रों के अधीन थे, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के शिकार थे। लेकिन द्वितीय महायुद्ध के पश्चात इन राष्ट्रों का उपनिवेशीकरण शुरू हुआ, यानी ये स्वतंत्र होने लगे और उपनिवेशवाद का अंत होने लगा। आज हम अध्ययन करेंगे अफ्रीका का उपनिवेशीकरण, यानी अफ्रीका के विभिन्न देश जो द्वितीय महायुद्ध के पश्चात स्वतंत्र होने लगे, उनकी स्वतंत्रता के पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। यदि हम अफ्रीकी महाद्वीप की तुलना दूसरे महाद्वीपों से करते हैं तो हम देखते हैं कि अफ्रीकी महाद्वीप में दूसरे महाद्वीपों की तुलना में अनेक राजनीतिक और भौगोलिक विशेषताएं विभिन्न प्रकार की हैं। इस महाद्वीप का क्षेत्र अन्य महाद्वीपों की तुलना में बाद में प्रकाश में आया और यही कारण है कि इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप की संज्ञा दी जाती रही है। अर्थात अफ्रीका महाद्वीप अंध महाद्वीप के रूप में संबोधित किया जाता रहा है और इसके पीछे का मूल कारण यही है कि अफ्रीका तथा उसके इतिहास के संबंध में बहुत कम जानकारी प्राप्त थी। लेकिन जैसे ही अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान हुआ तो जो यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियां थी वो इस पर टूट पड़ी। इन राष्ट्रों को उन्होंने अपने अधीन कर लिया, इस महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों को अपने अपने अधिकार में कर लिया। स्वतंत्रता से पूर्व सामान्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप फ्रांसीसी, ब्रिटेन, बेल्जियम, स्पेनिश शक्तियों के मध्य विभाजित था और इस साम्राज्यवादी युग का अंत द्वितीय महायुद्ध के पश्चात हुआ और जिसे हम अफ्रीका के उपनिवेशीकरण के रूप में जानते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे कि अफ्रीका के उपनिवेशीकरण के पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी रहे हैं। तो उसमें जो पहला कारण आता है वो है अफ्रीकी राष्ट्रवाद। अफ्रीकी राष्ट्रवाद से अभिप्राय है कि अफ्रीका के लोगों में यह भावना जागृत होना कि वे स्वतंत्र हों और उनके द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध करना। अफ्रीकी राष्ट्रवाद का उदय विरोध आंदोलन तथा विद्रोह आंदोलन के रूप में हुआ था, जिसने आगे जाकर उपनिवेशवाद के विरोध का रूप धारण कर लिया। ये जो यूरोप के अधीन था अफ्रीका, तो यूरोप की जो जातियां थी, या कह लीजिए यूरोप के जो लोग थे, वो इनके साथ रंग भेद के आधार पर भेदभाव करते थे, क्योंकि जो अफ्रीकी लोग थे, अश्वेत लोग थे, ये इनको काले लोगों या के रूप में पुकारा जाता था और ये जो गोरी जाति के लोग थे या कहें ये जो यूरोपियंस लोग थे, वे अफ्रीकी लोगों को अपने से निम्न कोटि का मानते थे, जिसकी तीव्र प्रतिक्रिया होने लगी, क्योंकि जो अफ्रीकी लोग हैं उनको यूरोपियन लोगों के द्वारा जगह जगह केवल रंग भेद के कारण अपमानित किया जाता था और इस तीव्र प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। और अफ्रीकी राष्ट्रवाद की मुख्य विशेषता है कि उसने स्वतंत्रता का रूप धारण कर लिया। अफ्रीका के देश स्वतंत्र होने के साथ साथ एकता, सामाजिक अधिकार, जातीय समानता और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर अत्यधिक बल देने लगे। तो हम कह सकते हैं कि अफ्रीकी राष्ट्रवाद की भावना, जिसमें उन्हें यूरोपियन जातियों की तुलना में हेय दृष्टि से देखा जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, तो इस प्रकार का भेदभाव अफ्रीकी लोगों में राष्ट्रवाद के रूप में जन्म लिया और उन्होंने स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्रता संग्राम शुरू कर दिया।
सेकंड और महत्वपूर्ण कारण आता है एशिया का विद्रोह। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, यूएनओ की स्थापना के पश्चात एशिया के देश स्वतंत्र होने लगे, जिसमें भारत एक प्रमुख उदाहरण है। और भारत की आज़ादी के साथ ही एशिया के अन्य देश जो अभी तक गुलाम थे, उनमें भी आज़ादी की लहर फैल गई थी। एशिया के राष्ट्र तेजी से स्वतंत्र होने लगे। जब एशिया के देश स्वतंत्र होने लगे तो अफ्रीकी लोगों के अंदर भी यह भावना आने लगी कि उन्हें भी स्वतंत्र होना चाहिए। अफ्रीकी लोग यह महसूस करने लगे कि जिस प्रकार एशिया ने उपनिवेशवाद को जड़ से उखाड़ फेंका है, उसी भांति उन्हें भी एशिया की राह पर चलना चाहिए। जैसे एशिया के अधिकतर राष्ट्र आज आज़ाद हो चुके हैं, उन्हें भी स्वतंत्रता का बिगुल बजाना चाहिए और उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए। तो एशिया से प्रेरित होकर भी अफ्रीकी राष्ट्रों में स्वतंत्रता के प्रति प्रेरित हुए और उन्होंने एक स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से स्वतंत्र होना शुरू कर दिया। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। देखिए, जब यूएनओ, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में जानते हैं, तो जब यूएनओ का निर्माण किया गया था तो उसके जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि विश्व में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत करना। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने तुरंत ब्रिटेन जैसे देशों के ऊपर यह दबाव डाला कि उनके अधीन जो राष्ट्र हैं अब उनको स्वतंत्र कर देना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा उपनिवेशवाद के विरोध में की गई कार्यवाहियों से भी अफ्रीका के राष्ट्रीय जागरण को बल मिला और वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार का समर्थन किया जाने लगा और अफ्रीका में मानवाधिकारों का ही उल्लंघन हो रहा था। अफ्रीकी समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का दबाव उपनिवेशी शक्तियों पर निरंतर बढ़ता रहा और संयुक्त राष्ट्र संघ उपनिवेशवाद एवं रंग भेद के अवशेष के उन्मूलन के लिए वचनबद्ध था और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयास धीरे धीरे रंग लाया और अफ्रीकी देश स्वतंत्र होने लगे। नेक्स्ट है औपनिवेशिक शक्तियों का निर्बल होना। इसके बारे में हम इससे पहले के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यद्यपि मित्र राष्ट्र विजयी रहे थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम हमें इस रूप में देखने को मिलता है कि उसके पश्चात जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी, जिनमें ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश थे, वो बिल्कुल दुर्बल हो गए थे। उनमें अब इस चीज़ के लिए उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों को अपने अधीन रख सकें। उनमें अपने उपनिवेशों के स्वाधीनता आंदोलन का दमन करने की शक्ति नहीं रही थी और जब एशिया के राष्ट्र तेजी से उपनिवेश के चंगुल से मुक्त होने लगे तो जो अफ्रीकी राष्ट्रवादी थे उनमें भी आत्मविश्वास जागृत हुआ और उन्होंने भी ब्रिटेन और फ्रांस के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। और अन्य एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है साम्यवाद का आकर्षण, क्योंकि जो सोवियत संघ था वो हमेशा एशिया और अफ्रीकी देशों के साथ रहा था और अफ्रीका की जो पृष्ठभूमि है वो भी इस बात का संकेत देती है कि उनमें लोकतंत्र के बजाय साम्यवाद के प्रति अधिक आस्था थी और ये देश स्वतंत्र होने के साथ साथ साम्यवाद की ओर भी आकर्षित हुए। तो ये था अफ्रीका का विउपनिवेशीकरण और इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। अफ्रीकी नव जागरण से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का एक तरह से अंत हो गया। आज विश्व के लगभग सभी देश स्वतंत्र हैं। आज विश्व जातिवाद और रंग भेद जैसे मसले नाम मात्र के रह गए हैं, क्योंकि आज कोई भी देश रंग भेद की नीतियों को अमल में नहीं ले रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा
मानवाधिकारों का हवाला देते हुए ऐसे देशों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं जो आज भी रंग भेद जैसे मसलों पर चलने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही एशिया अफ्रीका के देश एक एक कर स्वतंत्र होने लगे, ये सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनते चले गए और ये देश गुट निरपेक्ष आंदोलन से भी जुड़ते चले गए। तो हम कह सकते हैं कि एशिया और अफ्रीका के विउपनिवेशीकरण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सकारात्मक प्रभाव पड़ा। आज हम कह सकते हैं कि विश्व में एक तरह से साम्राज्यवाद और फासीवाद का अंत हो गया है, जातिवाद और रंग भेद का भी अंत हो गया है। धन्यवाद।